कौन बनेगा प्रधानमंत्री? वो जिसमें दिन की बड़ी सियासी खबरों की देर से समीक्षा होती है, पूरी विस्तार से समीक्षा होती है। हम आपको बता दें, सिर्फ 147 दिन बचे हैं अगले प्रधानमंत्री थे, 146 दिन बचे हैं अगले प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ लेने। और हम ये अंदाजा लगा रहे हैं कि 21 मई को 2014 है, अगले प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। लिहाजा सियासत में गर्मी तेज है और आज दो बड़ी सियासी खबरों की चर्चा होती रही। कौन सी दो खबरें थी वो? एक तरफ 28 तारीख को अरविंद केजरीवाल आखिरकार शपथ लेंगे और दूसरी तरफ बिहार में गठबंधन का नया गणित सामने उभर कर आ रहा है। नीतीश और पासवान करीब आ रहे हैं। क्या इससे बिहार की सियासी समीकरण बदल सकते हैं? तो दो बड़ी खबरें आज की कौन बनेगा प्रधानमंत्री में। मगर बात हम करना चाहेंगे, जी हम बात करना चाहेंगे 543 में से 131 सीटों की, जिनका चरित्र शहरी बताया जाता है। अब सवाल यह कि क्या ये शहरी सीटें वाकई मोदी के पक्ष में जाती दिख रही हैं? क्योंकि यह माना जाता है कि मोदी का या बीजेपी का कोर सपोर्टर जो है वो शहरी और जागरूक वोटर है। मगर आम आदमी पार्टी भी दस्तक दे रही है। तो क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती है? अमेठी तो हमें लड़ना ही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी मुझे इस बात का आदेश देगी, जिसकी संभावनाएं हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई भी लड़ेगा साथी, तो अमेठी तो हमें लड़ना है और अमेठी हमें जीतना है। जैसा दिल्ली ने संकेत दिया है पूरे देश को कि हम आम आदमी हैं, हमें कमतर मत समझो। उम्मीदवारी के लिए नाम फाइनल नहीं हुआ, लेकिन विश्वास मन बना चुके हैं। जब से चर्चा शुरू हुई है तब से अमेठी के लोग उनसे मिलने आ रहे हैं और अपने अंदाज में कुमार विश्वास राहुल पर निशाना भी साध रहे हैं। राहुल गांधी जी में विशेष केवल यही है कि उनके नाम के पीछे गांधी लगा हुआ है और मेरे अंदर कोई विशेष नहीं है। मेरे अंदर विशेषता एक है कि मैं हिंदुस्तान का आम आदमी हूं, जो दामिनी के कांड के समय विजय चौक पर पिटता हूं। अरविंद 15 दिन हड्डियां गलाते तो उनके साथ रहता हूं। ये नहीं होता राहुल गांधी की तरह कि देश पेन में हो और वो स्पेन चले जाए। तो ये हिसाब किताब अमेठी शायद करेगा। विश्वास अकेले नहीं है जिन्हें दिल्ली की सरहद के बाहर राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए लगाया गया हो। दिल्ली के अलावा हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और असम में भी लोकसभा लड़ने की तैयारी हो रही है। मतलब केजरीवाल की पार्टी 200 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी का ज्यादा प्रभाव शहरी इलाकों में है। मतलब केजरीवाल की रणनीति अगर काम कर गई तो शहरों में बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा। इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक लोकसभा की कुल 131 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही है। लेकिन अब माना जा रहा है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बीजेपी का खेल खराब किया है, उसी तरह वो इन 131 सीटों पर भी कांग्रेस विरोधी वोटों का बंटवारा कर सकते हैं। दिल्ली के लोगों से किया गया वादा अगर केजरीवाल पूरा कर देते हैं तो फिर देश में उनका प्रभाव बढ़ेगा। लेकिन किसी कारण से अगर वो उम्मीदों की अग्नि परीक्षा को पास नहीं करते तो फिर लोकसभा का सफर आसान नहीं रहने वाला। एक बात और, फायदा भले ना हो, केजरीवाल वो ताकत जरूर बन रहे हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो सवाल यह कि क्या आम आदमी पार्टी बीजेपी के रंग में भंग डाल सकती है? मैं आपको बता दें, इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं तीन खास मेहमान। आम आदमी पार्टी की तरफ से गोपाल राय, बीजेपी की तरफ से विजेंद्र गुप्ता और मेरे सहयोगी विजय विद्रोही। आप तीनों का स्वागत है। गोपाल राय, पहला सवाल सीधे तौर पर आपसे। हम बात कर रहे हैं 131 शहरी सीटों की, जिससे बेतहाशा उम्मीदें बीजेपी को हैं। मगर गोपाल राय, आप भी जानते हैं कि इन शहरों पर मोदी का जबरदस्त प्रभाव है। कई पर्यवेक्षक यहां पर एक मोदी लहर की बात कर रहे हैं। बड़ा सवाल ये, आम आदमी पार्टी अब तक मोदी पर हमला करने को लेकर निहायत ही रक्षात्मक मुद्रा में रही है। तो बगैर मोदी पर हमला किए बगैर आप कैसे यहां पर अपनी दस्तक देंगे? देखिए, पहली बात यह है कि आम आदमी पार्टी के साथ जो लोग खड़े हो रहे हैं वो बदलाव के लिए खड़े हो रहे हैं। परंपरागत जो राजनीति का चक्रव्यूह है उससे बाहर एक नए तरह की राजनीति के लिए, राजनीतिक गंदगी को साफ करने के लिए, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए खड़े हो रहे हैं। मोदी जी का एजेंडा है कि कांग्रेस मुक्त भारत, आम आदमी पार्टी का एजेंडा है भ्रष्टाचार मुक्त भारत। तो अपने एजेंडे को लेकर के हम दिल्ली में भी लोगों के घर घर गए थे, गली मोहल्लों में गए थे, समाज के सभी हिस्सों में गए थे और देश के अंदर भी इस दिल्ली के सफलता ने एक नए तरह का उत्साह, एक नए तरह की आशा पैदा की है
और अपने एजेंडे को लेकर के भी हम देश में भी जाएंगे। नहीं, मेरा सवाल आपसे यह था गोपाल जी कि क्या मोदी में आपको कोई ऐप नहीं दिखाई देता? मोदी को लेकर आम आदमी पार्टी क्यों रक्षात्मक मुद्रा में है? क्या कहीं ना कहीं ये डर है कि आपका जो कोर वोटर है उसमें एक बहुत बड़ा धड़ा है जो मोदी का भी समर्थन करता है, और यही वजह है कि मोदी पर हमला, आज तक हमने केजरीवाल के मुंह से कभी भी मोदी पर हमला नहीं सुना, क्यों? देखिए, पहली बात है कि अगर आपको याद नहीं है, जब हम लोगों ने पोल खोल अभियान शुरू किया था, जिस तरह से हमने रॉबर्ट वाड्रा का पोल खोला था, उसी तरह से हमने मुकेश अंबानी के पोल खोली थी, और उसी तरह से नरेंद्र मोदी जी ने भी जिस तरह के सारे अपने गुजरात के अंदर भ्रष्टाचार का जो काम किया, उसको लेकर के नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। दिल्ली का चुनाव एक दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में था। दिल्ली के अंदर हम अपने एजेंडे को लेकर के कैंपेन में थे। देश के अंदर नरेंद्र मोदी हो या राहुल गांधी, उनका एजेंडे को लेकर के हम लोग अपने कैंपेन को आगे बढ़ेंगे, और देश की जनता से हम यही बात कहना चाहते हैं, मगर यहाँ पर आपको कुछ तल्ख मुद्दों को उठाना पड़ेगा, आम आदमी कुछ अनकंफर्टेबल मुद्दों को उठाना पड़ेगा गोपाल जी, और ये मुश्किल हो सकती है। सीधा सवाल आपसे यहाँ पर विजेंद्र गुप्ता, आपको डर नहीं लग रहा? 131 शहरी सीटें हैं 543 में से, और ये वो सीटें हैं जिस पर आपकी बहुत उम्मीदें हैं, तो सवाल यह है कि आपको नहीं लग रहा कि आम आदमी पार्टी रंग में भंग डाल सकती है? देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी 2014 के चुनावों में हिंदुस्तान के लोगों की उम्मीद है, आशा है और विश्वास है। और अगर इकोनॉमिक टाइम्स की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल, तो इकोनॉमिक टाइम्स 1 दिसंबर का अगर आप उठा करके देखेंगे तो उसमें एक सर्वे था जिसमें लिखा था कि जो लोग आम आदमी पार्टी को वोट कर रहे हैं उसमें 31% वोटर ऐसा है जो ये कहता है कि हम 2014 के चुनाव में मोदी को वोट करेंगे और यहां पर हम केजरीवाल को। और इनके कार्यकर्ताओं ने भी मतदाता को भ्रम में डाला, उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया कभी भी मोदी को, और कभी केजरीवाल चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले एक बार भी मोदी के बारे में नहीं बोले, बल्कि वो डिफेंड करते थे जब लोग कहते थे कि मोदी जी तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, वो थोड़ी ना आकर के दिल्ली में मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी कि इन्होंने हमेशा मोदी जी को अप्रिशिएट किया, गोपाल और राय मोदी क्या जी मोदी के से बारे डर है? में खुद इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के गोपाल माध्यम से राय लोगों को क्या कहलवाया। मोदी से डर है? बिल्कुल, ये लोग उसी दिन, क्योंकि नहीं, वो तमाम मतदाता गोपाल राय जी से जवाब जो लेने मोदी दीजिए जी ना। को पसंद करते आपने हैं। बहुत अच्छा सवाल किया उनसे, उनका जवाब ले लेते हैं उनसे। गोपाल राय जी, क्या मोदी से डर है? देखिए, पहली बात यह है कि आम आदमी पार्टी की जो रणनीति है, अपने समय, स्थान, परिस्थिति के अनुरूप अपने कैंपेन को हम खड़ा करते हैं। हमारी लड़ाई आम आदमी को खड़ा करने की थी। हमारी लड़ाई, बीजेपी चाहती थी कि नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल की लड़ाई दिल्ली में, वो एजेंडा ही नहीं था। नरेंद्र मोदी जिस रोहिणी में आकर के सिंह गर्जना करके गए थे, वो चारों की चारों सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में आकर के खड़ी हुई हैं। तो इसलिए ये चाहते हैं कि दिल्ली की सारी कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहूंगा मैं, आंका जाए। इससे पहले लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी भी होंगे, राहुल भी होंगे। हमने राहुल के खिलाफ भी कैंपेन नहीं किया। दिल्ली का कैंपेन हमारी शिला सरकार के खिलाफ था। इसलिए लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी सामने आएंगे, लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी सामने आएंगे, उनके खिलाफ, और उसको लेकर के भी रणनीति बनेगी। और देश के अंदर हम एक सकारात्मक विकल्प जो दिल्ली से पैदा हुआ है, उस मसाल को लेकर के देश के अंदर हम जाएंगे और लोकसभा के अंदर उस दस्तक को मजबूती के साथ लेकर आएंगे। समर्थक जो है वो बहुत जुझारू है, और उसी तरह से मोदी के समर्थक के बारे में भी कहा जाता है बहुत जुझारू है। मगर प्रश्न यहां पर ये नहीं है कि संभवतः शहरी वोटर में केजरीवाल ज्यादा उदारवादी साबित होते हैं मोदी की कंपैरिजन में, तो आपको डर नहीं है कि इस तरह से उनकी पहुंच ज्यादा हो सकती है केजरीवाल की बजाय कि मोदी के कंपैरिजन में? विजेंद्र गुप्ता, सवाल आपसे था मेरा। जी, मैं पहले तो यह स्पष्ट कर दूं कि अभी जैसा गोपाल राय जी ने कहा, मोदी जी की जो सभा हुई थी रोहिणी में, वहां पर 3 सीटें पड़ती हैं। एक का नाम है नरेला, एक का नाम है बवाना और एक का नाम है रिठाला।
इन तीनों सीटों में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजयी हुई है। नरेला और बवाना दोनों सीटें कांग्रेस के पास पिछले 15 सालों से थी और उन तीनों सीटों पर आम आदमी पार्टी की स्थिति बहुत दयनीय रही है। मैं समझ गया आपकी बात। मेरा बहुत सीधा सवाल था आपसे। आपको नहीं लग रहा कि केजरीवाल की तो जो इसलिए ये गलतफहमी वो लोगों को पैदा ना करे, उदारवादी की है और यही वजह है कि बीजेपी के शीर्षस्थ नेता को वो कठिन चुनौती दे सकते हैं, कम से कम इन 131 सीटों की बात करें तो। मैं समझता हूं पहले तो ये लोग तय कर ले कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनकर दिल्ली की पानी की, बिजली की, सड़क की समस्या हल करना चाहते हैं या वो फिर एक साथ कई चीजों पर काम करना चाहते हैं। ये पहले ये लोग स्पष्ट कर ले। जब दिल्ली के अंदर चुनाव है तो आप कहते हो कि नहीं, मोदी से आपका कंपैरिजन नहीं हो सकता क्योंकि मोदी जी दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने नहीं आ रहे। तो जब आप दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो अब आप कैसे मोदी जी के सामने चुनौती बनने की बात कर सकते हैं? और देश की जनता क्या देख नहीं रही क्या? दिल्ली के लोग क्या समझ नहीं रहे क्या? सीधा सीधा कहीं ना कहीं कांग्रेस की बैंड वैगन पर, इसीलिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर के दिल्ली में सरकार बना रहे हैं। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी जो लालू यादव चला रही थी। एक सेकंड मेरे को विजय, हाँ बोलिए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। विजय विद्रोही जी, मेरा साफ रूप से कहना यह है कि लालू प्रसाद यादव, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, मुलायम सिंह, ये सब लोग मिल गए हैं और ये मिलकर के मोदी रोको अभियान बहुत शुरू करना चाहते हैं। लगता है, माफ कीजिएगा विजेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी रोको अभियान करना चाहते, दिल्ली के लोग समझते हैं। ये बहुत ही फारफेश लगता है। चलिए, आपकी मजबूरी है, आपको आलोचना करना है, इस तरह की आप बात कर सकते हैं, मगर इसके सबूत क्या है विजेंद्र जी? चलिए थोड़ा बहस को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हम दिल्ली तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं। विजय नहीं, विजेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा। विजय, बड़ा प्रश्न ये कि जब ये बहस आमने सामने होगी केजरीवाल बनाम बीजेपी, तो क्या ये 131 सीटों में ये धर्म संकट होगा बीजेपी के सामने और उसी तरह से वही धर्म संकट आम आदमी पार्टी के सामने होगा कि उन्हें उन लक्ष्मण रेखाओं को पार करना होगा जो उन्होंने दिल्ली में नहीं की? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की अग्नि परीक्षा तो अगले 1-1.5 महीने में दिल्ली में होने वाली है। इस अग्नि परीक्षा में खरे उतरते हैं तो इसका सीधा लाभ इनको लोकसभा चुनाव में होगा। और जो मुख्य रूप से शहरी सीटों की बात कर रहे हैं, ये 131 नहीं, ये इसमें अर्ध शहरी और सीटें भी अगर हम जोड़ लें तो 200 के आसपास ये सीटें बैठती हैं। और बड़ी बात यह है कि ये सारी जो शहरी सीटें हैं, इसमें केजरीवाल का वोटर और मोदी का वोटर, उनकी सोच बिल्कुल एक जैसी है। सोशल मीडिया वाली सोच है, महंगाई से तंग है, भ्रष्टाचार से तंग है, ईएमआई से तंग है, बेरोजगारी है उनके पास, और हाँ, सिस्टम को बदलने की एक तरह से अंदर से उनमें ललक है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ एक फायदा यह है कि उन पर ऐसा कोई दाग नहीं है, पहला, जैसा कि मोदी पर है। और दूसरा ये कि जो कॉर्पोरेट जगत है या दूसरा आईआईटी वाला, आईएमएम वाला जो फैक्टर है, जो मोदी को भी उतना चाह रहा है, वो भी कहीं ना कहीं एक विकल्प के तौर पर अरविंद केजरीवाल के पास आ सकता है। तो स्वाभाविक रूप से अगर जितनी भी सीटें अरविंद केजरीवाल की पार्टी जीतती है इन शहरों में, वो सारी सीटें ऐसी होंगी जो मोदी जीत रहे होते। नहीं विजय, मेरा प्रश्न यहां पर यह है कि कॉर्पोरेट जगत क्या वाकई उतना ही ज्यादा आशावादी केजरीवाल को लेकर होगा? क्योंकि बिजली को लेकर जो उनकी सोच है, बिजली के बिलों को कम लेकर, तो यह संबंध है वो उस कॉर्पोरेट सोच से थोड़ी सी अलग होती दिखाई देती है। तो क्या कॉर्पोरेट जगत भी उतना ही आशावादी या उतना ही ज्यादा इंस्पायर्ड केजरीवाल को लेकर भी होगा? लेकिन अगर सिस्टम को बदलने की बात है, अगर भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात है, तो इसके अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर का वो एरिया जो आईआईटी से जुड़ा हुआ है या जो आईआईएम से जुड़ा हुआ है, ये वाला जो वर्ग है और नौजवान वर्ग है, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की तरफ थोड़ा ड्रिफ्ट कर पाएगा। चलिए, गोपाल राय, सीधा सवाल 2002 के बारे में, 2002 दंगों के बारे में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक हथियार रहा है कांग्रेस का मोदी के खिलाफ। क्या उस पर आम आदमी पार्टी की कोई राय है जिस पर वो मोदी को कटघरे में रखना चाहेगी? नहीं, इसमें एक व्यक्ति और पार्टी का मसला नहीं है, तो पूरे देश की राय है कि दंगों के आधार पर समाज के अंदर जो विखंडन पैदा होता है वो ठीक नहीं है। ये तो बहुत ही जेनेरिक बात नहीं है, वो तो बहुत ही जेनेरिक सा स्टेटमेंट हो गया। अगर आप उस समय की बात अगर देखें, अटल जी ने भी इस पे प्रश्न खड़ा किया था
तो दंगों की जो राजनीति जो मोदी की रही है परंपरा, उसके खिलाफ है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ईमान और इंसानियत को लेकर के आगे बढ़ना चाहती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है। केवल व्यक्ति के बदलने से समाधान नहीं आएगा। जब आप गुजरात की 26 सीटों में उतरेंगे तो क्या गुजरात दंगे 2002 के और मोदी की उसमें कथित भूमिका जो है वो एक बड़ा मुद्दा होगा? क्या उसे आप अग्रेसिवली सामने करेंगे? नहीं, एक ही मुद्दा नहीं होगा। वो दंगों का मुद्दा निश्चित रूप से प्रमुख मुद्दा है, गुजरात ही नहीं पूरे देश का कंसर्न है। लेकिन उसके साथ साथ मोदी का जो मसला है परिवर्तन का और आम आदमी पार्टी का बुनियादी फर्क है। मोदी जी कहते हैं कि यही सिस्टम जारी रहेगा, भ्रष्टाचार मिट जाएगा। आम आदमी पार्टी कहती है कि सिस्टम को बदलना पड़ेगा। मुद्दे को घुमा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी गोपाल जी, आप मुद्दे को फिर भ्रष्टाचार मिटाने के लिए मजबूत मेरा प्रश्न था 2002 के बारे में। मैं क्यों बार बार आपका ध्यान यहां खींच रहा हूं? क्योंकि आप जानबूझकर 2002 में प्रवेश नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपको डर है कि आपका युवा जागरूक वोटर जो है आपसे उसका मोहभंग हो जाएगा। मैं क्यों आपसे बार बार सवाल पूछ रहा हूं? क्योंकि 2002 संभवतः गुजरात के अंदर या संभवतः उत्तर प्रदेश के अंदर भी मुजफ्फरनगर को लेकर आपकी राय ना हो। कहना चाहता हूं कि मैं कोई हमारी हर मुद्दे पर राय है। किसी तरह की सांप्रदायिक राजनीति के सख्त हम लोग खिलाफ हैं। ईमान और इंसानियत की राजनीति को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत को बनाना चाहते हैं। ये बहुत स्पष्ट राय है हम लोगों की। विजय, आप कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, मैं गोपाल राय जी से पूछना चाह रहा था। राजनीति के पुरोधा है, सांप्रदायिक नहीं, उस राजनीति के पुरोधा आज खड़े हुए हैं मोदी जी। अभी आपने दिल्ली में, गोपाल राय जी दिल्ली में चुनाव लड़ा, उसमें भ्रष्टाचार वाली जो बात थी, जन लोकपाल वाली बात थी, उससे बड़ा एक पॉपुलस जो आपने चीज की कि बिजली के दाम 50% कम और 700 लीटर पानी। तो पूरे देश भर में जब चुनाव लड़ेंगे और बड़े महानगरों पर नजर होगी, तो इसमें एक गेम चेंजिंग आइडिया के रूप में ऐसा कोई आपने स्लोगन तैयार किया अभी? नहीं, अभी पूरा देखिए, अभी निश्चित रूप से हम लोगों का पूरा ध्यान दिल्ली की तरफ केंद्रित है। दिल्ली की सरकार बनने के बाद अभी जनवरी में फर्स्ट वीक में हम लोगों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठ रही है। तो किन किन सीटों पर कहां कहां लड़ने की संभावना बनेगी, राष्ट्रीय स्तर पे कैंपेन के क्या क्या मुद्दे होंगे, नेशनल मैनिफेस्टो हमारा क्या होगा, सारी रणनीति उसकी तैयारी की तरफ हम लोग अब बढ़ रहे हैं और उसको लेकर के फिर पूरे देश में कैंपेन आगे बढ़ेगा। विजेंद्र गुप्ता, डर नहीं है कि मोदी जी का या बीजेपी के मिशन 272 में, मिशन 272 में सबसे बड़ा ग्रहण आम आदमी पार्टी साबित हो सकती है अगर उसने 15 से 20 सीटों पर भी दस्तक दे दी तो? देखिए, मैं आपको बड़े स्पष्ट रूप से अपनी बात वहीं से शुरू करूंगा जहां आपने मुझे रोक दिया था। जब मैंने कहा कि उस बैंड वैगन पर आम आदमी पार्टी सवार हो गई है, उसका मतलब ये नहीं है कि इनमें आपस में कोई तालमेल है, मैं उसको सिद्ध कर रहा हूं। हमारा कहना है कि एक भाजपा विरोधी सोच इस देश के अंदर है जिसको आम आदमी पार्टी ने ज्वाइन किया है। उसमें सपा भी है, बसपा भी है, कांग्रेस भी है और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी भी है और अब जेडीयू के नीतीश कुमार भी है। अब सवाल ये है कि देश को तय करना है, देश की जनता को तय करना है कि एक विकास का मॉडल लेकर के मोदी जी आए हैं जिसको उन्होंने 10 वर्ष में गुजरात में सिद्ध करके दिखाया है और देश की जनता ने उसको माना है, समझा है और अपनी सहमति दी है और इसीलिए आज पूरे देश में मोदी की लहर है, भाजपा की लहर है। अगर ये तमाम 2014 विजेंद्र जी, अगर ये तमाम राजनीतिक दल ये अगर तमाम राजनीतिक दल नहीं, अगर तमाम राजनीतिक दल मोदी के खिलाफ नहीं, आपकी बात मैं समझ गया, ये तमाम जो राजनीतिक दल अगर मोदी के खिलाफ खड़े हैं तो उनके विकास के मॉडल के खिलाफ नहीं खड़े हैं। उनके खिलाफ अगर खड़े हैं तो 2002 की पृष्ठभूमि को लेकर खड़े हैं। और यही सवाल मैं बार बार गोपाल राय जी से भी कर रहा था कि क्या आप मोदी के उस मुद्दे जी, अब बोलिए। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, जितना आप 2002 करेंगे, जितना समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो, आम आदमी पार्टी हो, जितना ये 2002 करेंगे, लोग उतना फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी को मत देंगे क्योंकि जो सूडो सेकुलरिज्म नहीं, देखिए, या तो आप बोल लीजिए या मुझे बोल, नहीं तो मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि बोलते वक्त वक्ता क्या एक मानसिक एंगल होता, एक मेंटल सोच एंगल होता है, वो आप बीच में तोड़ते हैं। बोलिए। बहुत ही सेंटिमेंटल इशू पर आप बात कर रहे हैं, सेंसिटिव इशू है, एक एक शब्द का मायने है।
तो कृपया आप मुझे अपनी बात पूरी करने देंगे, तो उसके बाद आप जो सवाल करेंगे मैं जवाब दूंगा। नहीं बिल्कुल बोलिए, मैं ये अगर आपको रोक जी बोलिए। हाँ, आप मेरा जवाब पूरा होने पर आप कहिए। सूडो सेकुलरिज्म जो हो रहा है, ये जो जिस तरह से लोगों को डराया जा रहा है, एक तरह से धमकाया जा रहा है, और मोदी जी का वो स्वरूप जो विकास का मॉडल है जो लोगों ने एक्सेप्ट किया है, और मोदी जी की उदारता जो देखी है, और आज गुजरात का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। यानी कि जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता ने 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री के रूप में 4 बार शपथ ली और हर बार पहले से ज्यादा सफलता मिली, और आज गुजरात का हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, सब मिलकर के उस विकास को आगे बढ़ा रहे हैं। और जब ये आम आदमी पार्टी, बसपा, सपा, कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी जैसी पार्टियां मिलकर के उसको रोकने की कोशिश करेंगी, तो मेरा विश्वास है कि ये सब लोग एक्सपोज हो जाएंगे। अब आप सरलीकरण कर रहे हैं इस पूरी राजनीति की। अब मुझे आपको रोकना पड़ेगा, क्योंकि अब आप पूरे मुद्दे का बहुत सरलीकरण कर रहे हैं। क्या इस बैंड वैगन में गोपाल राय, बहुत मैं आपसे जानूंगा थोड़े से इंतजार के बाद, क्या इस बैंड वैगन में आम आदमी पार्टी भी शुमार है, या वाकई मोदी को घेरने की आपकी कोई और रणनीति भी है? बिहार की राजनीति में बन सकता है नया राजनीतिक समीकरण। लालू का साथ छोड़कर रामविलास पासवान का नीतीश से नाता जोड़ने के संकेत मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि पासवान लालू से नाराज हैं। लालू ने पासवान को मनाने के लिए आज अपना दूत भी भेजा था। कहते हैं राजनीति में कोई किसी का ना दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। 14 साल पहले मुख्यमंत्री के सवाल पर ही नीतीश और पासवान का रिश्ता टूटा था, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं उसने बिहार में नए सियासी समीकरण के संकेत दे दिए हैं। गठबंधन में किसी तरह की बात आएगी, मनमुटाव होगा, मतभेद होगा, जब हम अलग होंगे तब बिहार में हम लोग चाहेंगे कि जितना धर्मनिरपेक्ष दल है एक मंच पर आए और भाजपा के खिलाफ। उसमें जेडीयू भी हो सकती है। हमारे दल की बैठक होगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी रहेंगे, बहुमत की जो राय होगी, पार्टी का जो बहुमत से फैसला होगा वो हम फैसला। पासवान के भाई का ये बयान यूं ही नहीं आया है। खुद रामविलास पासवान भी लालू से नाराज बताए जा रहे हैं। इसके तरफ से नहीं है। हमको लगता है कि हमारे नॉलेज में नहीं है कि अभी तक मान लेते हैं कि कोई इस संबंध में, जब हमसे और आरजेडी से ही अभी तक बातचीत नहीं हो पा रही है मानने गए, तो कांग्रेस तो मान लेते हैं कि कांग्रेस से हमारी बातचीत कैसे होगी। नाराज पासवान को मनाने लालू ने अपने दूत के तौर पर अब्दुल बारी सिद्दीकी को भी भेजा था। पार्टी कह रही है कि कुछ लोग गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का गठबंधन है लोक जनशक्ति पार्टी के साथ और लगातार जारी है। कहां टूटने के कगार पर है, कहां से अटकलें लगाई जा रही है। 2009 के लोकसभा चुनाव में पासवान ने लालू से समझौता कर 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन सारे उम्मीदवार चुनाव हार गए। फिलहाल खुद पासवान लालू के समर्थन से राज्यसभा सांसद है। पार्टी में अभी मात्र 3 विधायक हैं। पासवान अभी भी 8 से 10% वोट इधर से उधर करने की ताकत रखते हैं। शायद इसलिए नीतीश भी इशारों में ही सही अपनी ओर से सिग्नल दे रहे हैं। संभावनाएं हैं कि नहीं? राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, लेकिन इस संदर्भ में संभावना है या नहीं, जब कोई बातचीत ही नहीं हुई है तो अभी कयास लगाने की क्या जरूरत है। बीजेपी से रिश्ता टूटने और कांग्रेस की लालू से नजदीकियों के बाद नीतीश भी नए साथी की तलाश में है। पासवान अगर लालू का साथ छोड़कर नीतीश के पास जाते हैं तो बिहार का सियासी समीकरण एकदम से बदल सकता है। तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री में अब बारी है उन खबरों का जिनका राष्ट्रीय स्तर पर भी असर हो सकता है, जो राज्य से जुड़ी हुई हैं। आइए उन पर निगाह डालते हैं। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के लिए गुरुवार का दिन बड़ा दिन है। अहमदाबाद की कोर्ट में जकिया जाफरी की उस अर्जी पर फैसला आना है जिसमें मोदी को क्लीन चिट दिए जाने को चुनौती दी गई है। पिछले साल ही फरवरी में एसआईटी ने गुजरात दंगों के केस में मोदी को क्लीन चिट दी थी। मोदी सहित 56 लोगों पर फैसला आना है। अगर मोदी को इसमें राहत मिली तो लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी राहत होगी, लेकिन फैसला खिलाफ में आया तो विपक्ष को हमला करने का मौका मिल जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी सेना सजाने में जुट गई हैं। कल ममता अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करने वाली हैं। करीब आधा दर्जन नए मंत्री कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी तय मानी जा रही है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के नजरिए से क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बनाने के लिए ममता ये बदलाव कर रही हैं।
रामपुर की सांसद जयाप्रदा लोकसभा का चुनाव कहां से और किस पार्टी से लड़ेंगी, इसका सस्पेंस बना हुआ है। जयाप्रदा का कहना है कि अमर सिंह उनके राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। समाजवादी पार्टी ने जयाप्रदा को अमर सिंह के साथ ही पार्टी से निकाल दिया था। चर्चा है कि जयाप्रदा आंध्र प्रदेश से भी चुनाव लड़ सकती हैं। वैसे कुछ दिन पहले उनके बीजेपी से चुनाव लड़ने की भी चर्चा हो चुकी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने भूपेश बघेल के बयान ने राज्य में राजनीतिक तूफान मचा दिया है। आखिर किस आधार पे उन्होंने कहा पड़ोसी के भरोसे बच्चा पैदा करना चाहते हैं रमन सिंह? धान खरीदी के मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए बघेल ने 24 दिसंबर को ये बयान दिया था। रमन सिंह ने कहा है कि बघेल का ये बयान उनके संस्कार को दिखाता है। संस्कार जिसकी जैसे हों वैसी वो बात करेगा, उसमें नाराज होने की बात नहीं है। कांग्रेस ने बघेल को अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए राज्य की कमान दी है। यहाँ 2009 में कांग्रेस को लोकसभा की सिर्फ एक सीट मिली थी।